नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। जी, एक ऐसी किताब जो इंसान के मुश्किल हालात में भी जीने की वजह ढूंढने की ताकत दिखाती है। हाँ, तो आज हम इसी किताब का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, कोशिश करेंगे फ्रैंकल के अनुभवों और उनके जो विचार हैं लोगोथेरेपी उसको समझने के। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ एक आप बीती नहीं है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक की गहरी नज़र है, एक दार्शनिक की सोच भी है। सही कहा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी कंसंट्रेशन कैंपों में उन्होंने जो सहा, उसी से निकली हुई बातें हैं। किताब के मोटे तौर पे दो हिस्से हैं। पहले में वो कैंप के अपने अनुभव बताते हैं, वो तकलीफ, वो अमानवीयता, और कैसे लोग फिर भी टिके रहे। हाँ, और दूसरे हिस्से में वो अपनी थ्योरी लोगोथेरेपी समझाते हैं, जिसका मूल विचार है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में अर्थ खोजना है। और बाद में एक पोस्टस्क्रिप्ट भी जोड़ा गया था, द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, जो दुख के बावजूद उम्मीद पर जोर देता है। तो चलिए इस जरूरी किताब की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि आज हम इससे क्या सीख सकते हैं। जरूर। फ्रैंकल कहानी शुरू करते हैं ऑश्विट्ज में अपने पहले दिन से। हाँ, सोचिए, वहां पहुंचते ही वो भयानक चुनाव, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, कि कौन मजदूरी करेगा और कौन सीधा गैस चैम्बर जाएगा। मतलब एक पल में सब खत्म। उनका सामान, उनकी पहचान, उनकी डिग्निटी, सब कुछ छीन लिया गया। जी, वो बताते हैं कि गेट पर ही वो अमानवीयकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डॉक्टर, प्रोफेसर, सब सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए थे। कितनों के लिए तो उम्मीद शायद वहीं टूट गई होगी। वो जो पहला शॉक था, वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन उन्होंने ये भी गौर किया कि जिन लोगों के मन में जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था, हाँ, उनके टिके रहने की संभावना थोड़ी बेहतर थी। यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। उस चरम सदमे और निराशा के बीच भी जीने का कोई कारण, कोई उद्देश्य अस्तित्व की कुंजी बन गया। ये फ्रैंकल के बाद के विचारों की नींव रखता है। फ्रैंकल कैंप के अंदर के माहौल का भी जिक्र करती हैं, खासकर कैपोस का। हाँ, वो कैदी जो सुपरवाइजर बना दिए जाते थे। और वो कभी-कभी एसएस गार्ड्स से भी ज्यादा क्रूरता से पेश आते थे, शायद खुद को बचाने के लिए। जी, ये भी एक कड़वी सच्चाई थी उस माहौल की। रोजमर्रा की जिंदगी तो बस भूख, थकावट और क्रूरता इसी के इर्द गिर्द थी। और मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बदलती गई। पहले शॉक, फिर वो उदासीनता, एपैथी जिसे कहते हैं। हाँ, जैसे दुख के प्रति सुन्न हो जाना। बिल्कुल। और फिर रिहाई के बाद भी कई लोग वो डिपर्सनलाइजेशन से गुजरे। मतलब नॉर्मल महसूस करने में बहुत मुश्किल हुई। ये जो बदलाव थे, शॉक से एपैथी और फिर मुक्ति के बाद वो खालीपन, ये दिखाता है कि कैसे वो चरम स्थितियां इंसान की भावनाओं को कुंद कर सकती हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, इसी माहौल में फ्रैंकल ने वो इंसानियत की छोटी चिंगारियां भी देखी। हाँ, जैसे किसी के साथ रोटी का टुकड़ा बांटना। उस माहौल में ये बहुत बड़ी बात थी। ये मानवता के गहरे कार्य बन गए थे। बिल्कुल। और फ्रैंकल इसी पर जोर देते हैं कि दुख तो आएगा ही, वो अनिवार्य है, लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, वही हमारी इंसानियत तय करता है। हाँ, सबसे अपमानजनक परिस्थितियों में भी अपना नजरिया चुनने की आजादी तो रहती है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सही। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई क्यों था, कोई उद्देश्य, कोई प्रियजन, कोई मिशन, कोई भी वजह, छोटी या बड़ी, वो लगभग किसी भी कैसे को, किसी भी तकलीफ को सहन कर सकते थे। और जिन्होंने उम्मीद खो दी, वो अक्सर जल्दी ही खत्म हो गए। यहीं से उनका वो दर्शन आकार लेना शुरू करता है कि जीवन का हर परिस्थिति में अर्थ होता है, यहाँ तक कि सबसे बुरी, सबसे दयनीय परिस्थितियों में भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें जी, तो ये सिर्फ कैंप की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई लगती है। बिल्कुल। उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस, वो रिजिलियंस का, लचीलेपन का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है किसी भी मुश्किल में। फ्रैंकल याद करते हैं कि कैसे अपनी पत्नी के विचार, उन्हें पता भी नहीं था कि वो जीवित हैं या नहीं, लेकिन वो याद ही उन्हें ताकत देती थी। हाँ, वो उन पलों का वर्णन करते हैं जब भूख और तकलीफ के बीच वो आंखें बंद करके अपनी पत्नी का चेहरा याद करते थे, मन में उनसे बात करते थे। ये एक तरह की अंदरूनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता थी, जिसे कोई गार्ड छीन नहीं सकता था। बिल्कुल। ये प्रेम, स्मृति और हमारे अंदर की दुनिया की जो अपार शक्ति है, उसको दिखाता है। जब बाहर का सब कुछ छीन लिया जाए, तब अंदर की दुनिया एक ढाल बन सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि मानवीय भावना बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह बंधी नहीं है। और जब आखिरकार रिहाई हुई, तो वो खुशी भी
मिली जुली थी। हाँ, उसमें कड़वाहट थी, खालीपन था, एक भटकाव था। कई कैदी खुद को नॉर्मल जीवन से दोबारा जोड़ ही नहीं पा रहे थे। जी, फ्रैंकल मुक्ति के बाद के 3 मनोवैज्ञानिक चरणों का वर्णन करते हैं। पहला तो वही डीपर्सनलाइजेशन, अलग और शून्य महसूस करना, जैसे सब सपना सा लगना। हाँ। दूसरा, कड़वाहट, दुनिया के प्रति गुस्सा कि उसने उनकी तकलीफ क्यों नहीं देखी। और तीसरा, मोहभंग, ये एहसास कि घर लौटना कोई जादू नहीं है जो सब ठीक कर देगा। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं है, बिल्कुल, वो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार भी मांगती है। एक लंबी प्रक्रिया है। तो इन अनुभवों को बताने के बाद किताब के दूसरे हिस्से में फ्रैंकल हमें लोगोथेरेपी से मिलवाते हैं। जी, उनका अपना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए, फ्रॉइड ने सुख पर जोर दिया, जी, एडलर ने शक्ति पर, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि मनुष्यों की प्राथमिक प्रेरणा अर्थ की खोज है, विल टू मीनिंग। हाँ, अर्थ की इच्छा। वो इसे फ्रॉइड की सुख की इच्छा और एडलर की शक्ति की इच्छा से अलग बताते हैं। उनका मानना था कि अर्थ न कि सुख या शक्ति जीवन की असली प्रेरक शक्ति है, और वो अस्तित्वगत शून्य, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की बात करते हैं। हाँ, खालीपन जो उद्देश्य की कमी होने पर पैदा होता है। उनका मानना था कि कई आधुनिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, नशा, आक्रामकता, वो कहीं ना कहीं इसी शून्य में निहित हैं। तो लोगोथेरेपी का मकसद क्या है फिर? लोगोथेरेपी असल में रोगियों को जीवन में अर्थ खोजने में मदद करती है, यहाँ तक कि दुख में भी। पारंपरिक मनोचिकित्सा से अलग, जो अक्सर अतीत पर फोकस करती है। लोगोथेरेपी भविष्य की ओर देखती है। वो पूछती है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? कौन से अनोखे काम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप दुख का सार्थक जवाब कैसे दे सकते हैं? इसीलिए इसे अर्थ केंद्रित थेरेपी कहते हैं। फ्रैंकल अर्थ के 3 मुख्य स्रोत बताते हैं ना? जी हाँ। पहला है रचनात्मक मूल्य, क्रिएटिव वैल्यूज, जो हम अपने काम, अपनी कला या अपने कार्यों से दुनिया को देते हैं। कुछ बनाना, कुछ करना। जी, बिल्कुल। दूसरा है अनुभवात्मक मूल्य, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज, जो हम दुनिया से लेते हैं, जैसे प्रेम, रिश्ते, प्रकृति का अनुभव, कला का अनुभव। और तीसरा, वो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, तीसरा है अभिवृत्ति संबंधी मूल्य, एटीट्यूडनल वैल्यूज। ये तब सामने आता है जब दुख अनिवार्य हो, जिसे टाला ना जा सके। तब हम उसका सामना किस रवैये से, किस गरिमा और साहस से करते हैं, उसमें अर्थ छिपा होता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण ना हो, तब भी क्या हमारे पास कुछ बचता है? और फ्रैंकल का जवाब है हाँ, हमारे पास अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता हमेशा बचती है, जिसे वो अंतिम मानवीय स्वतंत्रता कहते हैं। बिल्कुल। भले ही सब कुछ छीन लिया जाए, ये स्वतंत्रता बनी रहती है। फ्रैंकल दुखद ट्रय यानी ट्रैजिक ट्रायड की भी बात करते हैं। दुख, अपराध बोध और मृत्यु। हाँ, ये जीवन के अनिवार्य पहलू हैं, इनसे भागा नहीं जा सकता। तो लोगोथेरेपी इन्हें नकारने के बजाय इन्हें उपलब्धियों में बदलने में मदद करती है। दुख को मानवीय गरिमा में बदलने का अवसर, अपराध बोध को बदलने के अवसर में। हाँ, उससे सीखकर आगे बढ़ने का मौका, और मृत्यु की अनिवार्यता को जीवन को सार्थक रूप से जीने की तात्कालिकता में बदला जा सकता है। ये नजरिया तो त्रासदी को विजय में बदलने जैसा है। बिल्कुल, ये नियतिवाद को चुनौती देता है और मानवीय क्षमता पर, हमारी चुनाव करने की आजादी पर जोर देता है। फ्रैंकल अपनी प्रैक्टिस से कुछ उदाहरण भी साझा करते हैं, जैसे वो डॉक्टर जो अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मना रहे थे। जी, उन्हें ये महसूस करके अर्थ मिला कि उन्होंने अपनी पत्नी को उन्हें पहले खोने के दुख से बचाया। इस एहसास ने दुख को मिटाया नहीं, पर उसे एक मतलब दे दिया। हाँ, या वो युवक जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, उसे ये देखने में मदद की गई कि उसका जीवन मिशन अभी अधूरा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि अर्थ कितना अद्वितीय और व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल, कोई दूसरा किसी के जीवन का उद्देश्य तय नहीं कर सकता, ये हमें खुद खोजना होता है। फिर किताब का जो अंतिम खंड है, द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। हाँ, उसमें फ्रैंकल दुखद आशावाद पर विचार करते हैं। मतलब दुख के बावजूद आशा बनाए रखना। जी, वे तर्क देते हैं कि व्यक्ति त्रासदी के सामने भी जीवन को हाँ कह सकता है, अगर वो उसमें अर्थ खोज ले। वो अपने दर्शन को 3 मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में बताते हैं। हाँ, पहला, जीवन का हर परिस्थिति में अर्थ होता है। दूसरा, हमारी प्राथमिक प्रेरणा अर्थ की इच्छा है। और तीसरा, हमारे पास हमेशा अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता होती है। जिस संदेश दुनिया भर में लाखों पाठकों को प्रेरित कर चुका है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यकीनन। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ हॉलोकॉस्ट का संस्मरण नहीं है,
ये लचीलेपन और उद्देश्य के लिए एक तरह की गाइड है। खासकर आज की दुनिया में जहां कई लोग खालीपन और दिशाहीनता से जूझते हैं। फ्रैंकल की बुद्धिमत्ता हमें याद दिलाती है कि अर्थ काम में, प्रेम में और यहाँ तक कि दुख में भी पाया जा सकता है। और हमारा दृष्टिकोण हमारे भाग्य को आकार देता है। अंततः ये किताब केवल कंसंट्रेशन कैंप में जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि प्रत्येक मनुष्य उद्देश्य, साहस और गरिमा का जीवन कैसे जी सकता है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? इस गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से विक्टर फ्रैंकल हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाते हैं कि अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी जीवन का अर्थ बना रहता है। और हमारा काम उसे खोजना है। ये चुनाव, ये खोज हमें हमारी मानवता प्रदान करती है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जी। अगर दुख अनिवार्य है और उसमें अर्थ खोजना एक सचेत चुनाव है, तो हम इस दृष्टिकोण को अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों, निराशाओं या असफलताओं पर कैसे लागू कर सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या अर्थ केवल बड़ी त्रासदियों या असाधारण उपलब्धियों में ही पाया जाता है? यह हर पल, हर अनुभव में मौजूद है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में। शायद ये सवाल हमें अपने जीवन को अधिक ध्यान से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है।